डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं NAS प्रैक्टिस सेट 2 नंबर 2021 का सॉल्यूशन देखेंगे हम हिंदी का, गणित का और पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है। और आपका जो मासिक जांच परीक्षा अभी हो रही है सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो इन सभी के सॉल्यूशंस यानी कि पूरे आंसर हमने बना दिए हैं, पूरा लिख करके बनाया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपकी हेल्प और भी अच्छी हो सके। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने, यानी कि आपको ये गद्यांश का मतलब होता है छोटा सा एक कहानी, बहुत छोटी सी, उसको देखना है और उसको बाद में हमें आंसर देने हैं। सबसे पहले, सुबह अथवा शाम व्यायाम के लिए उत्तम समय है, यानी कि सुबह और शाम दोनों में से कोई भी एक समय उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो व्यायाम नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे। इसके बाद आते हैं अगले लाइन पे। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है, यानी कि जिसको रोग है, जो परेशान है बीमारी से, वो केवल सैर करे यानी चले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या हमको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत भारी उठा करके मैं दिखाऊं मेरी बॉडी बहुत है, पता चला हड्डी टूट गई, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। वही बात मैंने बताया, वही बात ये लिखा गया है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। जैसे कि योगासन करते हैं तो इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कोई बताने वाला आपको चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। जब भूख लगी हो या प्यास लगी हो तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है व्यायाम सदा खुले स्थान में ही किया जाए, यानी कि जो भी व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्राकृतिक हवा में करेंगे तो सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके आंसर्स को भी समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यायाम के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो सुबह या शाम का भी अभी पहली लाइन में यहाँ पे दिया गया है। सुबह या शाम दोनों में से कोई भी समय उत्तम माना जाता है। उसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्यायाम कब नहीं करना चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हम भूख और प्यास लगी हुई हो, यहाँ पर देखिए भूख और प्यास में व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो जब भूख और प्यास लगी हो तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। तीसरा है, व्यायाम किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? तो इसका भी आंसर हम देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा। जो है आपका अनुचित ढंग से किया गया हो, यानी कि उसका ढंग तरीका सही नहीं हो तो भी, और भूख प्यास की स्थिति में भी किया गया व्यायाम तो वो हानिकारक होता है। तो ये दोनों ही उत्तर सही हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प मतलब होता है ऑप्शन। इसके बाद आते हैं, योगासन शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो योग मतलब योग प्लस आसन, किसी मुद्रा में, आसन मतलब बैठने की प्रक्रिया, तो योग मतलब करने की प्रक्रिया और आसन मतलब बैठने की प्रक्रिया, तो योग आसन। तो ये दोनों को मिला करके योगासन बना है। योग प्लस आ लगेगा तो गा हो जाएगा, या योगासन। ठीक है, आ हट जाएगा। फिर ये आपको और भी समझ में आएगा जब इसके क्लास में आपको टीचर समझाएंगे। हानिकारक शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो हानिकारक का शब्द, जो हानि हुई है तो उसका क्या होगा? लाभ होगा, यानी लाभदायक। ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमने ऊपर एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, ऐसी छोटी सी कविता टाइप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे कविता लिखी गई है, ये बादलों के बारे में बता रहा है कि बादल से ये हो रहा है, बादल से वो हो रहा है, और बादल से ये चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, अब हम इसको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन है, बादल कौन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? तो सबको पता है कि बादल जो है, यहाँ पर लिखा गया ढोल ढाल बजाते हैं बादल। ठीक है, चुपके से उड़ने का काम करते हैं बादल, नदी नालों में बाढ़ लाते हैं बादल,
लेकिन गाना गाने का काम बादल नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि गाना गाने का काम करते हैं इस पैसेज में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। मन का भोला भाला कौन है, तो सभी को पता है, हमने क्या पढ़ा, बादल है मन का भोला भाला। बादल के बारे में ही यहाँ पे कहानी हो रही है। बादल नदी नालों में बाढ़ क्यों लाता है, तो अपनी जिद के कारण। ठीक है, यहाँ पर अपनी जिद के कारण, उसको जब जिद करना होता है तो नदी नालों में बाढ़ ला देता है। बादल का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि बादल के जैसा समानार्थी शब्द जो समीर नहीं है। समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, बाकी जलद घटा मेघ सब बादल में होते हैं, तो समीर जो है ये अलग शब्द है। इसके बाद आते हैं कविता में बहुत भले किसे कहा गया है, तो सभी पूरी कविता हमने देखा बादलों के बारे में, तो बादलों को बहुत भले कहा गया है। आगे देखते हैं, नीचे एक और गद्यांश यानी छोटी सी कहानी दी गई है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके उत्तर देंगे। अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है, जो मानव इसे स्वीकार नहीं करता उसे अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। इसके कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है जिसे पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है। ठीक है, आनंद आने लगता है तथा परीक्षाओं में सफलता भी मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास करता है। इससे कार्य करने में नियमितता आ जाती है। यानी अनुशासन यानी कि हम बोलते हैं जो डिसिप्लिन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन, सब कुछ में है तो हम सब काम सही करेंगे तथा कर्तव्य और अधिकार का समुचित ज्ञान हो जाता है। यही वो ऐसा गुण है जिसे अपनाकर मानव सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। अनुशासन है तो सब बोलते हैं वाह कितना बढ़िया लड़का है, ऐसे करके हम बोलते हैं, सुना भी होगा। सच तो यह है कि अनुशासन ही जीवन है। अगर अनुशासन है तो जीवन उसको सार्थक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके आंसर्स के तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, मनुष्य को महान कौन बनाता है, तो आंसर जो है इसका अभी अभी हमने पढ़ा, अनुशासन जो है मनुष्य को महान बनाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, अनुशासन स्वीकार नहीं करने वाले मनुष्य की क्या स्थिति होती है, तो उसकी मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है और अपना अध्ययन सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता है, पठन पाठन में आनंद नहीं आता। ये सारे के सारे अगर अनुशासन नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, तो सभी विकल्प सत्य हैं। पठन पाठन में आनंद लेने के लिए कौन सी औषधि आवश्यक है, तो औषधि जो है अनुशासन की आवश्यक है। अभी हमने ऊपर पैसेज को जब पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ है कि पठन पाठन लेने के लिए अनुशासन आवश्यक है, आनंद लेने के लिए। अनुशासन का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो अनुशासन का कार्य मनुष्य के अनोख गुणों का विकास करता है अनुशासन में, और कार्य करने में नियमितता होती है कि हमें ये कौन सा काम कब करना है। कर्तव्य और अधिकार को समुचित ज्ञान जो है हमारे को मिलता है, बिल्कुल सही है। तीनों चीज़ें हमने ऊपर जो पैराग्राफ जो कहानी छोटी सी पढ़ी उसमें सब दिया गया है, तो सभी विकल्प सत्य हैं। गद्यांश में आए औषधि शब्द का क्या अर्थ है, तो औषधि मतलब होती है दवा। सभी को पता है औषधि जिसको हम इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं, तो दवाई जो है उसका औषधि का दूसरा रूप है। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे आपका मैथ स्टार्ट होता है। तो 39 किलोग्राम आलू यानी कि 39 किलोग्राम आलू और 60 किलोग्राम चावल को मिलाकर कुल कितना वजन होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 30 90 और 9 99। तो यहाँ पे 60 प्लस 39 जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 99, तो 99 किलोग्राम इज़ द राइट आंसर सी। 17वां जो क्वेश्चन है, किस आकृति में घूर्णी सममिति यानी कि रोटेशनल सिमेट्री है, तो यहाँ पर जब देखोगे रोटेशनल सिमेट्री जो है आपका किस में आएगा, तो जब आप इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखोगे, यानी कि घूर्णी क्या होता है, घूमने वाली, जैसे कि ऐसे ऐसे हम घूमते हैं ना, घूर्णी बोलते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें आपका क्या है, घूर्णी आवृत्ति है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो भी ऐसा रहेगा, इधर घुमाएंगे तो भी ऐसा रहेगा, ऐसे घुमाएंगे तो भी। लेकिन अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये सिमेट्री नहीं होगा, ये वाला चोंच इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, सब उल्टा सुल्टा हो जाएगा। इसमें जो है अगर हम इसको घुमाते हैं थर्ड वाले को,
तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पर ये वाला कलर इधर आ जाएगा, ये वाला कलर नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे सारा कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आकृति चेंज हो जाएगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला ऑप्शन बी जो है करेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है ये यहाँ पे ये जो लाल कलर का आपको प्रिंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मिस प्रिंट है ना, ये होगा नहीं यहाँ पे, ये केवल स्टार जैसा ही बना रहेगा, आप कैसे भी घुमाओगे तो ये स्टार जैसा ही रहेगा, ठीक है। लाल कलर को देख के घबराना नहीं है आपको, ये लाल कलर नहीं है इसमें, भूल जाओ। 18वां जो क्वेश्चन है, नीचे की आकृतियों को एक समान वर्ग से बनाया गया है, किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सबके जो है आकृति, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए आकृति को एक समान वर्ग, वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो, तो किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है। परिमाप जो होता है ये बाउंड्री की लंबाई होती है, यहाँ से चले यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, जहाँ से चले हैं वहाँ तक पहुँचेंगे वापस, तो उसको बोलते हैं हम उसका परिमाप, ठीक है। तो इस आकृति में सबसे बड़ी अगर हम दूरी तय करेंगे तो इसमें करेंगे, है ना, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ वापस पहुँचेंगे, तो इतना लंबा रास्ता। और इसमें कितना छोटा सा है, देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ बार बार अंदर तो जाएंगे नहीं, ऐसे जाएंगे नहीं, उल्टा नहीं जाना होता, एक बार जहाँ से गए वहाँ से नहीं जाना पड़ता, तो इसमें तो परिमाप छोटा ही आएगा, देखेंगे ना आप, तो इसमें छोटा आएगा। और इसमें भी आपको यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ वापस आ जाओगे, हो जाएगा। इसमें आप यहाँ से जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे और यहाँ जाओगे, इसमें आपका काफ़ी लंबा परिमाप है, इसमें तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो आप सोच भी नहीं सकते ना। यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, है ना। तो इस तरह से ये लंबा कौन सा हुआ, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसी को परिमाप बोलते हैं, जो बाहर बाहर होता है ना, बाउंड्री उसको परिमाप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न के खाली स्थान में कौन सी आकृति होगी। तो चलिए देखते हैं। पहली पैटर्न की आकृति है ये वाली, ठीक है, उसके बाद में ये वाली, उसके बाद में ये वाली। तो यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो लेटने वाला कोई हिस्सा नहीं आएगा, क्लियर हुआ, लेटने वाला हिस्सा कोई भी नहीं आएगा। दूसरी बात है, सभी के आकृतियों में चोंच जुड़ी हुई है, देखो चोंच, केवल चोंच जुड़ी हुई, तो इसमें जो चोंच वाला आंसर है ना वो सही होगा। इसमें पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, चोंच वाला नहीं है, चोंच वाला चाहिए, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये पहले लाल आया, फिर पीला आया, फिर लाल आया, फिर से पीला आएगा चोंच वाला, ठीक है। तो ये हो गया सी ऑप्शन सही। 20वां जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न के खाली स्थानों में कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 11 है, 11 और 2 13 है, यहाँ पे 13 और 2 15 है, 15 और 2 17 है, यानी 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 7 और 2 9 आना चाहिए, है ना। तो 9 ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया, 2 का गैप है सब में। 21 नंबर क्वेश्चन है, 117 में 7 जोड़ने पर यह किस प्रकार की संख्या बनेगी। तो 117 है, ठीक है, इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 14, 1 2 और 1 124। 124 जो है ये एक सी संख्या है जो कि सम संख्या कहलाती है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। जितनी भी संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं वो सारी संख्याएं सम होती हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें 2 से हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 315 में 7 और 6 से भाग दिया जाता है, कब शेषफल बचेगा। तो देखते हैं, 6 से 7 से भाग देते हैं तो 7 पंजे 7 चौक 28, 29 30 31 और 7 पंजे 35, ये तो 7 से पूरा कट जाएगा। मैं भाग दे के दिखा देता हूँ आपको, फिर क्या होता है आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर 315 लिखते हैं और पहले इसको हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग, इसमें क्या पूछा है, शेष बचेगा, शेष बचाना है, अगर शेषफल बचता है तो 7 चौक 28, 28 लिखा मैंने, 31 में से 28 गया तो 3 बचा, यहाँ आ गया 5, 7 पंजे 45, तो ये हो 7 पंजे 35, तो ये हो गया कट। तो इसमें तो शेषफल बचा नहीं, ये तो पूरा कट गया। तो 7 से तो ये आया, अब देखते हैं 6 से करके, 6 से शेषफल मिलता है क्या। तो यहाँ पर है 315 और 6 पंजे 30, 30 आ गया, 1 बचा, 15 बचा, और 6 बार 6 दूनी 12, 12 से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो बचेगा फिर 3, शेषफल 3 बच गया। तो 6 से भाग देने पर हमें शेषफल मिलता है।
तो हमारा जो 6 से भाग देने पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से किस नेट से घन बनाया जा सकता है? घन मतलब होता है समान, चारों भुजाएं समान होंगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी बराबर होंगी। मतलब ये जितनी लंबी है एक, उतनी ही लंबी होगी ये, और उतनी ही लंबी होगी ये, उतनी ही लंबी होगी ये। ठीक है, और इसी तरह से घन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा घनाभ, घन और घनाभ में दोनों में अंतर होता है। घनाभ में होता है माचिस की डिब्बी, और घन होता है जो वो होता है आपका लूडो की गोटी। लूडो आपने खेला है ना, उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उस तरह की। तो वो ऐसा ही होता है ना, जैसा अभी मैं बना रहा हूँ, देखना बताना, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा डायग्राम जो है बना दिया मैंने, है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखे होंगे, यहाँ पे 3 लिखा होगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। नीचे 4 लिखा होगा, उधर साइड में 5 लिखा होगा, तो इस तरह का। तो इस तरह की आकृति किससे बनेगी? तो देखो ध्यान से देखने पे किससे बनेगी? ये सारी की सारी, जिसमें सभी चीज़ें बराबर हों। इसमें ये बराबर है, ये बराबर है, ये सारी चीज़ें बराबर है। बाकी किसी भी आकृति में ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। 24 नंबर है, बिंदु एक स्थिति यानी स्थान है जिसमें नहीं होता है। तो एक बिंदु में ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, मोटाई उटाई। ये बिंदु लगा दिया। अब बिंदु बताओ, आपके सामने लगा रहा हूँ ना, ये बिंदु है। सारी जगह जितने भी मैंने बिंदु लगाए हैं आप देखो, ये बिंदु ही बिंदु लगा रहा हूँ। किसी भी बिंदु की ना तो आप मोटाई बता सकते हो, ना ऊंचाई बता सकते हो, ना लंबाई बता सकते हो। कोई भी बिंदु की कभी भी मैथ में एक ही नया रूल नहीं है, ये पुराने ज़माने से, जब से ये मैथ डिस्कवर हुआ तब से है कि बिंदु की ना तो चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। 25वां क्वेश्चन है, एक संख्या है, एक संख्या है, कौन सी संख्या, क्या पूछ रहा है ये? तो जो 9 से छोटी होती है, ठीक है, सॉरी, जो 90 से छोटी होती है, जिसमें 6 दहाई है, और 6 मतलब दूसरे नंबर पे 6 नंबर है, 6 डिजिट है, और जिसमें अंकों का जोड़ जो है 14 है। तो देखो यहाँ पे इनको जोड़े तो यहाँ पे 10 आ रहा है, इनको जोड़ें तो 9 और 5 14 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ूँ तो 8 और 6 14 आ रहा है, यहाँ पे तो 14। एक चीज़ तो मिल गई कि 14 आ रहा है इससे, और इससे 8 और 6 14, इससे भी 14 आ रहा है, ये भी 14 दे रहा है। बी और डी जो 14 दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को अंकों को जोड़ रहे हैं। तो 6 और 8 14 हो गया, ये 14 हो गया। यहाँ पर 8 और 6 14 हो गया, तो ये भी 14 हो गया। दूसरी चीज़ देखते हैं, इसमें दहाई, जिसमें 6 दहाई में हो, 6 दहाई में किसके? तो इसी के दूसरा जो आपके लेफ्ट में होता है दहाई बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं दहाई में इकाई दहाई। देखो जो ये है ना, ऐसे ऐसे संख्या है, तो हम इकाई दहाई कैसे करते हैं? इकाई दहाई ऐसे नहीं बोलते हम, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो इकाई जो है और दहाई में 6 है, तो 6 किस में आ रहा है? बी में। ठीक है, और जो 90 से छोटी है, ये 90 से छोटी भी है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। मीरा के पिताजी ने 2500 रुपये, माँ ने, पिताजी ने, भैया मीरा के पिताजी ने 2550 रुपये हैं, और उसी की माँ ने 897 रुपये, और भैया ने 785 रुपये घर के खर्च के लिए दिए। मीरा ने सभी राशियों को 4 बराबर भागों में बांट करके 1 भाग का चावल खरीदा। बताइए मीरा के पास अब कितनी राशि बच गई? तो सबसे पहले क्या है, हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 25 50। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 897, और एक हो जाएगा आपका 785। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जोड़ोगे तीनों तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 और 5 14, और 8 22, 22 और एक हासिल था हमारे पास 23 23, और उसके बाद में हमारे पास 2 बच गया अभी। 5 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 हमारे पास कैरी था, तो 2 20 और 2 22, फिर से 2 कैरी हो गया, और 2 इधर है, 2 2 और 2 4, 4232 रुपये उसके पास आ गए। कितना आ गए? 4232। अब उसने क्या करा, मीरा ने इन सभी को 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग पता है, 4 एकम 4,
4 पंजे 20, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 पंजे 20, 3 बचा और 8 चौक 32, है ना। ऐसा ही कुछ हुआ। 0 0 बीच में लगेगा ना, 2 उतारेंगे 2 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 उतारने के लिए 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर देता हूँ, कितना था, 4232, ठीक है। अब इसको 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया। अब 2 उतारा नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 3 उतारेंगे तो 4 पंजे 20, 5 से जाएगा तो 20 से गया, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 के बाद में 2 उतारेंगे तो 32 हो गया, यहाँ पे 8 गया। तो ये 1058 रुपये उसके पास 4 हिस्से में आ गए। 1058 4 हिस्से किए, 1058 के 4 हिस्से, तो 4 बार 1058 आया, और 1058 में से उसने 4 में से एक हिस्सा ख़त्म कर दिया, तो उसके पास 1058 कितनी बार बचे, 3 बार बचे, है ना। 4 हिस्से थे ना, 4 में से एक हिस्सा तो खर्च कर दिया, तो अब उसके पास इतने ही बचे। तो 8 चौक 8 3 के 24, ठीक है। 5 10 15 और 2 17, 0 और 1, ठीक है ना, 0 और 1 इसका हासिल आया था, और 3, तो 3174 रुपये जो है इसका आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 27वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करता हूँ मैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है कि सरिता के पास 1 किलोग्राम और 170 ग्राम अमरूद है। इस अमरूद को वह 9 थैलों में बराबर भरती है। खाली थैलों का वजन 50 ग्राम है। बताइए प्रत्येक थैले का वजन कितना होगा। समझिए इस ध्यान से। बोल रहा है सरिता के पास 1 किलोग्राम और 170 ग्राम, यानी कि 1.170 kg, है ना। पॉइंट लगा देते हैं तो हमारा पूरा केजी में हो जाता है, इतना है। अगर मैं इसको ग्राम में कर दूं तो टोटल, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे आंसर जो है किस में, ग्राम में, तो हम सबको ग्राम में कर दे। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। और उसके पास पहले से 170 ग्राम और भी है साथ में, तो हमारे पास हो गया 1170 ग्राम टोटल। इस अमरूद को वह 9 थैलों में बराबर भरती है, तो 9 थैलों में भरेंगे तो 9 से ये 1170 को भाग दे देते हैं, तो 1170 आया था, उसको हम 9 से भाग देंगे तो 9 एक थैले में कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7, 9 3 27 और 0, ठीक है। ये 27 तो कट जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ गया 130 एक थैले में 130 ग्राम जो है एक थैले में आता है। प्रत्येक थैले का वजन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये 180 है ना, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। कितना आएगा 130, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। दोबारा बता दूं, देखो समझ लेना, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। 1 किलोग्राम है और 170 ग्राम अमरूद टोटल कितना है 1170 ग्राम, क्योंकि 1000 ये हो गया और 170 ये हो गया। 1000 प्लस 170 कितना हो गया 1170। अब इसने बोला 9 थैलों में बराबर, तो 9 थैलों में बराबर करना है तो एक थैले में निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ता है, ये तो हमारा जानते हो। तो यहाँ पे 11 है पहले से, तो 9 एकम 9, तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 7 उतारा, ये 9 से 3 बार में कट जाएगा, 27 आ जाएगा, कट गया। और यहाँ पर जो है 0 बचा हुआ, 0 इसके पीछे लगे। 130 जो है एक थैले में वजन होगा, तो 130 जो इसका राइट आंसर होगा। आपको ये ऑप्शन नहीं टिक करना है, ये ऑप्शन गलत है, आपको टिक करना है सी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं हटा देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। आजा भाई, यहाँ आजा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा ने एक दुकान से 1 कलम, 2 पेंसिल और 2 कॉपी खरीदा। बताइए रोमा को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। रोमा को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सूची मूल्य की दे रखी है, मूल्य की सूची को हम देखेंगे। सबसे पहले 1 कलम खरीदा, 2 पेंसिल खरीदी और 2 कॉपी। तो यहाँ पर 1 कलम का देखते हैं, 1 कलम का 20 रुपये है, तो इसका तो 1 गुना 20 हो गया। 2 पेंसिल खरीदी, पेंसिल का मूल्य देखते हैं 6 रुपये, तो गुणा में 6, 2 पेंसिल गुणा में
2 कॉपी खरीदी, कॉपी की जो है 25 है, 25 से गुणा कर देंगे। तो अब देखते हैं कितना हो गया इसके पास। यहाँ तो 20 रुपये हो गए, 1 गुणा 20, यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे 25 दूनी 50। टोटल कितना हो गया, 2, 5 और 1 6, 7, 8, 82 रुपये। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 82 रुपये। अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। कलम वाले से कलम को गुणा करेंगे, पेंसिल वाले को पेंसिल वाले से गुणा करेंगे और कॉपी वाले को कॉपी वाले से गुणा करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 82 रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या जो 29 है, इसमें पूछा गया 27 मीटर 8 सेंटीमीटर में से 13 मीटर 90 सेंटीमीटर में से जोड़ना। ये क्वेश्चन गलत है। ना ही तो आप इसको, अगर आप इसमें इसको जोड़ोगे तो भी इसमें से कोई उत्तर नहीं आएगा, और अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो भी कोई उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। समझ गए आगे? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है, 4 गुणा 8 का खाली स्थान भरना है। तो सभी को पता है 8 गुणा 4 कितना होता है, 32, 8 चौक 32। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, आपका अपने नाना के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है? आपका अपने नाना के बेटे, नाना मतलब आपके नाना के बेटे आपके मामा लगे और मामा की बेटी आपकी बहन लगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 32 नंबर, किसान के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? तो अच्छे किस्म की खाद व बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता, ये भी होता है कई बार। समय पर बारिश नहीं होती, ये भी कई बार होता है। उनके फसलों का सही जो है कीमत नहीं मिलता है, ये भी कई बार होता है। तो इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। कुछ लोगों को नहीं चाहते हुए भी अपने गांव को छोड़कर दूर के किसी शहर में जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उनको पैसे कमाने होते हैं इसलिए। तो उन्हें कोई काम धंधा मिल सके इसलिए, है ना, पैसे कमाने के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन के बाद में 34 नंबर पे आते हैं। आप मुंह से फूंक मारकर क्या कर सकते हैं? तो अपनी ठंडी हथेली को गर्म कर सकते हैं। हाँ, फूंक मारने से गर्म होता है। गर्म खाने को ठंडा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो हम दोनों ये काम कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। छिपकलियाँ किस मौसम में गुम हो जाती हैं? तो छिपकलियों को ना ठंडी बहुत लगती है, तो सर्दियों में ये गुम हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आप देख लेना, अभी सर्दी आने वाली है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके जस्ट 10 दिन बाद में बहुत सर्दी पड़ने वाली है। इसके बाद में आते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सी चीज़ें 2-3 दिनों में ख़राब हो जाती हैं? चावल, दाल एवं आलू। तो ये पका हुआ तो है नहीं, ये भी पका हुआ नहीं है। दूध पका हो चाहे कच्चा हो, और हरी सब्जियां पका हो चाहे कच्चा हो, ये सब कुछ जो है 2 से 3 दिन में वैसे भी ख़राब होगी, वैसे भी ख़राब होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 37 नंबर क्वेश्चन में, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए क्या नहीं करते हैं? तो भैया, आप अपने घर में खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए पानी में भिगोकर नहीं रखते हैं अपने घरों में, है ना। बाकी आप अचार बना कर रखेंगे तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती है, पता ही है। धूप में सुखा कर रखते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होती। अचार, मुरब्बा या जैम बना कर रखते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होती है। तो हम क्या नहीं करते, पानी में भिगोकर नहीं रखते हैं कोई भी चीज़। 38 नंबर क्वेश्चन कैसा है? किसी खास मौसम में फसलों से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो भाई साहब, फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार ना तो दिल्ली है, ना दिल्ली कह रहा हूँ, दिवाली है, क्योंकि ये फसलों से नहीं जुड़ा हुआ है, इससे कोई फसल का लेना देना नहीं है। क्रिसमस भी किसी फसल से लेना देना नहीं है, ईद भी किसी फसल से लेना देना नहीं है। कर्मा जो है इसको हम बोलते हैं फसल से। ठीक है, तो इस त्यौहार को हम जो है मनाते हैं, फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार मानते हैं। 39 नंबर जो है, स्वस्थ एवं निरोगी रहने के लिए हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो मसालेदार, तला हुआ तो नहीं खाना चाहिए, मीठा एवं रसदार भोजन नहीं करना चाहिए। सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन हमें खाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप भी इसका आंसर जानते थे, है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, आपका आंसर यही था क्या। 40 नंबर है, बरगद एवं पीपल के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव किसके द्वारा होता है? तो पानी के द्वारा भी
क्योंकि बरसात होगी तो पानी में जो बरगद के पेड़ के नीचे जो बीज गिरते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हवा के द्वारा भी बढ़ जाते हैं, कुछ पक्षी है ना ये भी ठोकर मारते हैं, कोई मुंह में उठाता है, खाने की कोशिश करता है, खाया नहीं जाता, थूक देता है बीच रास्ते में चलते हुए। तो सभी विकल्प सही है हमारे, है ना। अगर हम 41वें क्वेश्चन की बात करें तो बर्फ़ के चट्टानों से बनने वाले मकान को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फ़ के चट्टानों को जब बनाते हैं तो उसमें इग्लू जो है वो उसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा अपनी बुक में देखोगे तो छोटे छोटे से ऐसे गुंबद से बनाए जाते हैं, ऐसा है ना, ऐसा घेरा हुआ ऐसा इस तरह का जो है एक मकान बनाया जाता है। यहाँ पे ये होता है घर, है ना। ये आपका बर्फ़ की सिल्लियों से बनाया जाता है और यहाँ पे आदमी घुस जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मकान। मैंने तो यार बिल्कुल इग्लू जैसा ही घर बना दिया, वाह। अगला क्वेश्चन, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जंगल में हो तो बौने पेड़ या झाड़ियों में छिप जाना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, बिजली एवं टेलीफोन के टकराव के पास चले जाना चाहिए, टावरों के पास चले जाना, ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। तो देखिए सभी चीज़ें इसमें गलत हैं, केवल एक चीज़ छोड़ करके जंगल में हो तो बौने पेड़ यानी छोटे पेड़ और झाड़ियों में छिप जाना चाहिए, ठीक है। बड़े पेड़ और उनके पास बिजली ज़्यादा गिरती है, ज़मीन पर लेटोगे तो सीधी बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, और ऊँचे पेड़ पौधों पर चढ़ोगे तो भी आपके ऊपर। तो बचना क्या है, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, पुराने ज़माने में इनमें से किसके द्वारा पानी को बिना बिजली के ऊपर उठाया जाता था? तो पुराने ज़माने में ना रहट के द्वारा उठाया जाता था। तो उसमें रहट क्या होता है, वो चलती थी, आपने देखा भी होगा डायग्राम अपनी बुक में, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है, मेरे को समझाने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 44 नंबर जो है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल आपको रट लेना है, ये जीके का भी क्वेश्चन है, हमेशा बार बार पूछा जाएगा, आपके अगले क्लास में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और 45 नंबर जो क्वेश्चन है, आपके रसोई घर की स्टील से बनी कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी? तो खाली कटोरा नहीं डूबता है, पानी में छोड़ोगे तो तैरता है। खाली गिलास भी नहीं डूबता है, पानी में काफ़ी देर तक तैरता है, जब तक वो पूरा ना भर जाए। और खाली लोटा भी आपका पानी में तैरता है, लेकिन चम्मच डालोगे तो डालते ही चम्मच सीधे टैंक अंदर चला जाता है ना, तो खाली चम्मच जो है डूब जाता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। जैसा मैंने बताया, आपके मासिक जांच परीक्षा का सॉल्यूशन भी बना दिया है, और उसका उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। और अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी कहना को मान करके उनको प्रसन्न रखिए, आपकी वो बातें मानेंगे और आपको जो चाहिए वो ज़रूर दिलाएंगे। मेरी यही आपसे अनुरोध है, हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।